Hello students, welcome to the classes of Virgin Mary Higher Secondary School. This is our fourth part of chapter first 12th bio. तो हमें आज क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मेशन होता है किसका, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का। ठीक है, अब भले ही वो क्या हो, भले ही वो सेम इंडिविजुअल में हो या फिर डिफरेंट इंडिविजुअल में जिसमें जो सेक्स है वो अपोजिट हो सकते हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं कि ये जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, हो सकता है ये सेम इंडिविजुअल मतलब सेम पेरेंट में भी हो सकते हैं या डिफरेंट पेरेंट में भी हो सकते हैं या डिफरेंट इंडिविजुअल में ये हो सकते हैं। ठीक है, अब ये जो गैमेट का फ्यूज मतलब क्या बोल रहे हैं, दिस गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जायगोट। अब ये जो गैमेट रहते हैं, हाँ, वो क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं और क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं। मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो रहते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होंगे, फ्यूज होंगे और क्या बनाएंगे, जायगोट बनाएंगे। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब इसमें ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये बहुत एक इलेबोरेट और कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है। किसके कंपैरिजन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें फ्यूजन होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का। हाँ, किसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण क्या होता है, रिजल्ट जो निकलता है मतलब जो ऑफस्प्रिंग बनता है, ठीक है, वो क्या रहता है, आइडेंटिकल नहीं रहता है किससे, पेरेंट से। मतलब पेरेंट के जैसा सेम नहीं रहेगा, मतलब बिल्कुल जैसे पेरेंट दिखाई देता है वैसा पूरा जो ऑफस्प्रिंग है वैसा पूरा सेम नहीं दिखाई देगा। मतलब उसकी जो आइडेंटिटी रहेगी पेरेंट से अलग रहेगी। ठीक है, क्योंकि इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों पार्टिसिपेट मतलब अलग अलग दो इंडिविजुअल काम कर रहे हैं या दो गैमेट्स काम कर रहे हैं, इसलिए जो आइडेंटिटी रहेगी किसकी, ऑफस्प्रिंग की, वो पेरेंट से डिफरेंट होगी, अलग होगी ना स्टूडेंट्स। अब देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गन्स रहते हैं या जितने भी ऑर्गन्स रहते हैं वो उनके अंदर एक सर्टेन स्टेज आती है ग्रोथ की, जिसमें वो क्या हो जाते हैं, जिसमें वो मैच्योर हो जाते हैं और मैच्योर होके फिर क्या कर सकते हैं, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो फेज रहता है, हाँ, इस फेज ऑफ ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये जुवेनाइल फेज बोलते हैं। लेकिन ये किसके अंदर बोलते हैं, अगर ये एनिमल की बात की जाए तो उसमें अपन क्या बोलेंगे, जुवेनाइल फेज बोलेंगे। लेकिन अगर वहीं प्लांट की बात की जाए तो वहाँ पे अपन वेजिटेटिव फेज बोलेंगे। मतलब वो एज या वो फेज जिसमें कोई भी एनिमल अगर रिप्रोडक्शन के काबिल हो जाता है तो उसको अपन बोलते हैं जुवेनाइल फेज। और वो फेज जिसमें प्लांट रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए काबिल हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फेज बोलते हैं प्लांट के तौर पर। ठीक है, अब ये जो फेज है वो वेरिएबल हो सकता है, मतलब अलग अलग हो सकता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर। जो जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज रहता है वो क्या करता है, ये जो रहता है वो रिप्रोडक्टिव फेज को, हाँ, अब उनको बताता है कि अब रिप्रोडक्टिव फेज आ गया है। तो उसके लिए जो प्लांट रहता है ना, जो हायर प्लांट रहते हैं उनमें क्या आने लगते हैं, फ्लावर आने लगते हैं। मतलब जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज, हाँ, किसके अंदर, प्लांट के अंदर। तो जब ये फेज आता है तब हमें प्लांट के अंदर कैसे पता चलता है कि उसके अंदर क्या आने लगते हैं, फ्लावर आने लगते हैं। कुछ प्लांट जो रहते हैं वो क्या करते हैं, वो एनुअली और बाइनरी टाइप होते हैं और ये क्या करते हैं, ये क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव, सेनेसेंट फेज शो करते हैं। मतलब ये आसानी से हमें वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट फेज जो है इसमें हम देखने को मिल सकता है। लेकिन कुछ पेरेनियल स्पीसीज होती है जिसके अंदर बहुत डिफिकल्ट होता है क्लियर ही देख पाना कि उनके अंदर कौन सा फेज है, मतलब कैसे हम पता कर सके कि उनके अंदर वेजिटेटिव फेज आ गया है। तो कुछ पेरेनियल स्पीसीज ऐसी होती है जिसके अंदर देखना डिफिकल्ट होता है कि वो उनके अंदर रिप्रोडक्टिव फेज या वेजिटेटिव फेज या सेनेसेंट फेज कब आया है और कब तक आएगा। कुछ प्लांट, फ्यू प्लांट जो रहते हैं वो अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेना जो है वो शो करते हैं। जैसे कि बेम्बू जो है, बेम्बू स्पीसीज जो है उनके अंदर उनकी पूरी लाइफ साइकिल में कुछ ही बार, मतलब सिर्फ एक बार ही, करीब एक बार ही क्या आती है, जो फ्लावर है वो आती है। ठीक है, वो कितने साल में, या तो 50 या 100 साल के अंदर एक बार आती है। ठीक है ना, और एक बार में ही ये जो प्रोडक्शन है किसका, लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और डाई हो जाते हैं। स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना मतलब कि
नीलकुरंजी जो है वो कितने साल में, 12 साल में एक बार क्या देता है, फ्लावर देता है, ठीक है ना। मतलब उसकी जो फ्लावरिंग है वो 12 साल में एक बार आती है। अब इसने लास्ट टाइम कब फ्लावरिंग दी थी, सितंबर अक्टूबर 2006 में दी थी। हाँ, मतलब इसमें बुक के हिसाब से बता रहे 2006 में, मतलब 2006 में क्या दी थी इसने, अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में इसने फ्लावरिंग दी थी। इसका मतलब जो 2018 है, मतलब 2018 है, उसमें भी इसने फ्लावरिंग दी होगी, ठीक है। अब इस फ्लावरिंग के कारण क्या हुआ था, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये जो स्टेट्स है, हाँ, यहाँ पे ये फ्लावर जब थे तो इसने बहुत सारे जो फॉरेनर्स थे उसको क्या करा था, अट्रैक्ट करा था। जो टूरिस्ट थे उनको इसने बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या करा था, अट्रैक्ट करा था, ठीक है। अब जो एनिमल रहते हैं, एनिमल के अंदर जो जोविन फेस है वो, उसमें क्या देखने को मिलता है कि मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज जो है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके कारण क्या कर सकते हैं, वो ये जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है उनका क्या होता है, एक्टिव होता है, ठीक है। उनका जो मतलब जब एनिमल की हम बात करते हैं तो एनिमल के अंदर ये मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल जो चेंज है वो क्या करते हैं, वो जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है वो अट्रैक्टिव बन जाता है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जो बर्ड्स रहती है वो बर्ड्स जो रहती है वो एक सीजनल टाइम पे क्या देती है, एक को ले करती है। लेकिन जो कैप्टिविटी, मतलब जो जैसे पोल्ट्री फार्म की जो बर्ड्स रहती है, मतलब जो हैंस वगैरह रहती है उनकी बात कर रहे हैं, या डक जैसे अगर उनको कैप्टिविटी में रखा गया है तो उनमें क्या होता है, उनको ऐसा बनाया जाता है कि वो पूरे थ्रू आउट द ईयर जो है वो अपने ले को एग जो है उसको प्रोड्यूस कर सके। हाँ, इस केस में जो लेइंग ऑफ एग है, हाँ, मतलब एग को प्रोड्यूस जो कर रही है जो हैन से या फिर जो डक से या जो भी जो बर्ड्स है, हाँ, उनको किससे रिलेटेड नहीं रखा गया है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं रखा गया। वो कमर्शियल पर्पस के द्वारा या ह्यूमन कारण जो उन्हें ऐसा बनाया जा रहा है कि वो क्या कर सके, वो एग को प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। अब वहीं अगर हम उन फीमेल्स की बात करें जिनके अंदर प्लेसेंटल मेमल्स जो रहते हैं, जो प्लेसेंटल मेमल्स में आते हैं, हाँ, जिनके अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा होता है, तो उनके अंदर क्या होता है, साइक्लिक चेंज या साइक्लिक एक्टिविटी आती है। अब ये किसके कारण होती है, ओवरी और जो एसेसरी डक्ट रहती है उनके कारण ये साइक्लिक चेंजेस आते हैं। और साथ ही साथ किसके कारण आते हैं, ये जो हॉर्मोन्स जो चेंज रहता है, हाँ, ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज, उसके कारण ये जो साइक्लिक चेंज है वो आते हैं। हाँ, नॉन प्राइमेट एनिमल मेमल जो रहते हैं जैसे कि काऊ, शीप, रेट और डियर्स, डॉग, टाइगर्स, इनमें ये जो साइक्लिक चेंज है उसको अपन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओस्टर्स साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ओस्टर्स। मतलब हमने किसका बोला, जो नॉन प्राइमेट एनिमल है ना, जो काऊ, शीप, कैट, डियर, डॉग, टाइगर, या जो भी हम नॉन प्राइमेट एनिमल्स देखते हैं उनके लिए हमने इस साइक्लिक चेंज को क्या बोला है, ओस्टर्स साइकिल बोला है। हाँ, वहीं अगर हम प्राइमेट एनिमल्स को अगर देखें तो उनके जैसे कि मंकी, एप्स या फिर ह्यूमंस, तो उनके अंदर यही साइकिल को क्या बोलते हैं अपन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। अब बहुत सारे मैमल्स रहते हैं, ठीक है ना, स्पेशली कौन से, वो एनिमल जो कहाँ पे रहते हैं, लिव इन नेचर, मतलब जो नेचर के अंदर रहते हैं, हाँ, ओ या फिर जो जंगली जो कंडीशन है, मतलब जो जंगल की जो लाइफ है उसमें एग्जिबिट करते हैं, वहाँ पे रहते हैं। ये जो साइकिल है वो कब आती है, वो फेवरेबल सीजन में आती है, मतलब एक फेवरेबल जो कंडीशन रहती है उस टाइम पे वो ये जो साइकिल है तब आती है। हाँ, और ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है इन देयर रिप्रोडक्टिव, मतलब कब आती है, जब उनका रिप्रोडक्टिव फेज आता है तब, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो मेनी मेमल्स जो हैं, बहुत सारे जो मेमल्स रहते हैं जो कहाँ पे रहते हैं, नेचर में रहते हैं या फिर वाइल्ड कंडीशन में रहते हैं, तो उनके अंदर ये जो ओस्ट्रिच साइकिल रहती है वो, या फिर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल रहती है वो कब आती है, वो तब आएगी जब उनका रिप्रोडक्टिव फेज होगा और जब फेवरेबल सीजन रहेगा तब, ठीक है। और इसको अपन क्या बोलते हैं, सीजनल ब्रीड बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे सीजनल ब्रीड। और बाकी के जो अदर मेमल्स रहते हैं, हाँ, वो रिप्रोडक्टिवली क्या रहते हैं,
एक्टिव रहते हैं थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज, मतलब जो पूरा उनका जो रिप्रोडक्टिव फेज रहता है तब तक, ठीक है ना। मतलब एक कुछ एनिमल तो कुछ मेमल जो है उनको अपन ने क्या बोला, सीजनल ब्रीड बोला में इंक्लूड किया, मतलब उनके अंदर सीजनल ब्रीड होती है। हाँ, क्योंकि वो फेवरेबल कंडीशन में या फेवरेबल सीजन जब रहता है तभी वो रिप्रोडक्टिव फेज में रिप्रोड्यूस करते हैं और ब्रीड देते हैं, ठीक ना। तो उनको सीजनल ब्रीड में रखा गया। लेकिन बहुत सारे मेमल जो रहते हैं, हाँ अदर मेमल जो रहते हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू आउट द ईयर या थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। तो इसीलिए इनको अपन ने अब क्या बोला है, इनको अपन ने कंटिन्यूस ब्रीड्स बोला है। हमें सबको पता है कि सभी जो है वो क्या हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, ग्रो ओल्ड। हाँ, मतलब वो क्या हो जाते हैं, एक समय के बाद बूढ़े हो जाते हैं, मतलब ओल्ड हो जाते हैं, ठीक है। अब ये ग्रोइंग ओल्ड का मीनिंग क्या है, तो क्या बोल रहे हैं, द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, मतलब रिप्रोडक्टिव फेज का एंड होना। तो उसे हमने क्या कंसिडर करा गया है, ओल्ड होना या ओल्ड एज कहा गया है। हाँ, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेनेसेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पैरामीटर है, किसका पैरामीटर है, ये सेनेसेंस का या फिर ओल्ड होने का एक पैरामीटर है, ठीक है ना। मतलब अगर रिप्रोडक्टिव फेज एंड हो जाता है तो उससे हमने क्या बोला है, कंसिडर करा है ओल्ड एज या फिर सेनेसेंस का, ठीक है ना। अब ये जो चेंज है बॉडी में, ये क्या होता है, ये लास्ट फेज होता है किसका, लाइफ स्पेन का, ठीक है ना। लाइफ स्पेन का सबसे लास्ट फेज होता है क्या, ओल्ड, मतलब बूढ़ा होना जो है वो लाइफ स्पेन का सबसे एंड वाला फेज है। और ओल्ड होने का मतलब है या ओल्ड एज का मतलब है अल्टीमेटली लेड टू डेथ, मतलब बूढ़ा होने के बाद कोई भी इंसान जो है वो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा, या कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होगा, मर जाएगा, ठीक है। अब एनिमल और प्लांट दोनों के अंदर ही हार्मोन जो रहते हैं वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, किस लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, ट्रांजिशन बिटवीन द थ्री फेज। मतलब हार्मोन जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कि वो तीनों फेजेस को क्या करें, उनका ट्रांजिशन करें, ठीक है। अब किसके बीच में इंटरेक्शन किसके बीच में, हार्मोन्स के बीच में और जो कुछ सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर है उसके बीच में। ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। क्या रेगुलेट करते हैं, ये रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। हाँ, मतलब इंटरेक्शन किसके बीच में इंटरेक्शन बोला है इनने, हार्मोन्स के बीच में और जो सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर है उनके बीच में। ये क्या रेगुलेट करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं रिप्रोडक्टिव फेजेस को या प्रोसेस को, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को ये दोनों जो है वो रेगुलेट करते हैं और एसोसिएट करते हैं किसके, बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब जो ऑर्गेनिज्म रहता है उसके बिहेवियरल एक्सप्रेशन को ये दोनों जो है वो कंट्रोल करके रखते हैं, एसोसिएट करके रखते हैं। कुछ इवेंट्स होते हैं किसके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। हाँ, जब मैच्योरिटी अटेंड कर लेता है ऑर्गेनिज्म्स, हाँ, तो जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके अंदर कुछ इवेंट होते हैं और प्रोसेसेस होती है जो रिमार्केबल रहती है, ठीक है। जो हमें क्या बताती, कुछ फंडामेंटल सिमिलरिटीज बताती है जितने भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म्स रहते हैं उनके अंदर। और ये इवेंट जो है उनको स्ट्रक्चर के रूप में हमें बताना वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना, और डिफरेंट भी होता है। अब ये जो इवेंट है, ठीक है ना, किसके अंदर, इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसे ये वो बहुत ज़्यादा इलेबोरेट है, कॉम्प्लेक्स है और इसके अंदर क्या होता है, एक रेगुलर सीक्वेंस चलता है। मतलब एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप जो है वो चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है ना, और प्रोसेस चलती रहती है। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हाँ, ये कैरेक्टराइज्ड किया जाता है किसके द्वारा, मतलब क्या इसकी जो डेफिनेशन है इसमें क्या बताया जाता है कि फ्यूजन होना। फ्यूजन किसका होना, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना, जिससे हमने क्या बोला था, फर्टिलाइजेशन बोला था। मतलब इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जायगोट बनता है, और जायगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, जिसको अपन ने क्या बोला, एम्ब्रियोजेनेसिस बोला है। हाँ, अब अगर हमें इसे कन्वीनियंटली समझना है, इस सीक्वेंस को, इस इवेंट को अगर हमें समझना है तो इसे 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। अब वो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसकी 3 स्टेजेस कौन कौन सी है, एक है प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले की प्रोसेस और फिर फर्टिलाइजेशन और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद में, ठीक है ना। तो इन इवेंट्स को हमें डिटेल में पढ़ना है।
आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।